अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, फवाद चौधरी का अब जो रगड़ा लग रहा था उसमें तेजी आ गई है और अडियाला जेल में फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इमरान खान ने फवाद चौधरी से क्या मुकालमा किया, बड़ा दिलचस्प मुकालमा है, उसकी पूरी तफसील मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब अचानक एक बेंच बना और उस बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि इलेक्शन किसी भी सूरत आगे नहीं जाएंगे, 8 फरवरी को लाजमी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। लेकिन इस दौरान जब समात हो रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपना हुक्म लिखवा रहे थे। उस हुक्म के दौरान एक लड़की की आवाज आई, माय लॉर्ड। जब यह आवाज आई उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बहुत बरहम हो गए। आखिर ये लड़की कौन है, ये मिशाल यूसुफजई कौन है, इसका ताल्लुक क्या है, जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको क्यों जलील किया, अहम तफसील आपको बताऊंगा। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अब बड़ा हुक्म आ गया है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ तो ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इंतखाबात को रुकवा दिया जाए, उनको मुअत्तल करवा दिया जाए। और वो जो मुनाफिकत और 2 नंबरी थी तहरीक इंसाफ की, वो भी खुलकर मंजर आम पर आ गई है। इससे पहले कि हम इन मौजूआत पर बात करें, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इन तीनों मौजूआत में सबसे पहले हम बात करेंगे उस खातून, उस लड़की के बारे में जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अदालत में जब बाकायदा टीवी चैनल्स पे अदालत की कार्रवाई को नशर किया जा रहा था, जिल्लत हुई, रुसवाई हुई। और इस लड़की ने बाकायदा बाहर आके मीडिया से बात करते हुए क्या बताया। अब मामला यह हुआ, जब समात हो रही थी तकरीबन 1-1.5 घंटे 2.5 घंटे तक यह समात चलती रही। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अदालत के अंदर ही अपना हुक्म तहरीर करवाना शुरू कर दिया। बाकायदा जस्टिस काजी फैज ईसा जब अपना हुक्म लिखवा रहे थे, तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजरे थे कि एक लड़की या एक खातून की आवाज आती है और वो कहती है, माय लॉर्ड। जब ये आवाज आती है तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बरहम हो जाते हैं और इस लड़की को खड़ी खड़ी सुनाते हैं। बाकायदा ये जो लड़की है जिसका नाम मिशाल यूसुफजई है, इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ का जो लीगल विंग है, एडवोकेट्स हैं, वकला हैं, उनसे इसका ताल्लुक रहा है। और जब जो है वो अदालत के अंदर इसने माय लॉर्ड करके जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस को मुखातिब किया तो जस्टिस काजी फैज ईसा ने इनसे दरियाफ्त किया कि आपका ताल्लुक किससे है, यानी आप कोई तहरीक इंसाफ के वकला की टीम में हैं, कोई हुकूमत की जो प्रोसिक्यूशन टीम है उनमें है, या दीगर जो फरीकैन हैं जो दलाइल दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है। तो वहां पे अटॉर्नी जनरल खड़े हुए थे, अनवर मंसूर खान, उन्होंने कहा हमसे इनका ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ी कह लीजिए कि मशकूक सी शख्सियत थी जो अदालत में मौजूद थी। उसके बाद ये जो खातून थी ये बाहर आई, इन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि ये चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को ये बताना चाह रही थी कि जो उमैर नियाजी हैं, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की थी और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं अली बाकर नचवी, जिन्होंने इस पर एक स्टे दे दिया था, मुअत्तल कर दिया था इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को, जो उन्होंने इलेक्शन के जो आरओज हैं और डीआरओज हैं उनके हवाले से जारी किया था। और जो उमैर नियाजी थे उनका जो मौकिफ था उसके बारे में इस खातून ने कहा, मिशाल यूसुफजई ने, कि मैं अदालत को बताना चाह रही थी। लेकिन जो भी वकला है वो ये जानते हैं कि जब चीफ जस्टिस कोई हुक्म लिखवा रहा हो तो उसके दौरान ना कोई बात की जाती है, ना इंटरप्ट किया जाता है, ना चीफ जस्टिस को टोका जाता है। ये जो अदालत के आदाब होते हैं इनके खिलाफ होता है। अब अंदाजा कीजिए कि एक खातून जो कि वकालत पढ़ रही है, वकालत कर रही है, उसको इन आदाब का पता नहीं है और इसी जानिब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इशारा किया। अब ये जो मिशाल यूसुफजई है, इसकी बाकायदा तस्वीर इमरान खान के साथ आती रही हैं, ये इमरान खान से मुलाकात करती रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो तहरीक इंसाफ की तरबियत है, जिस तरह इमरान नियाजी अपने मुखालफीन को अलकाबात देता है, उन पर तकरीरों पर इल्ज़ामात लगाता है, मुख्तलिफ जानवरों के नाम से, मुख्तलिफ कह लीजिए कि जो चीज़ें हैं उनके नाम से अपने मुखालफीन को पुकारता है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान को डीजल कहना हो, नवाज शरीफ के हवाले से हो, शहबाज शरीफ के हवाले से हो, दीगर मरीम नवाज के हवाले से हो, दीगर के हवाले से हो।
जिस तरह की घटिया जबान इमरान नियाजी इस्तेमाल करता है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनके जो कारकुनान हैं उनकी भी जो तरबियत है वो इसी तरह की हो सकती है। अब जो मिसाल यूसुफजई हैं उन्हें तनकीद का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, और जो इमरान खान के तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो उनको हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन मिसाल यूसुफजई जो है उसको सबक मिला है कि चीफ जस्टिस की अदालत में जब हुक्म लिखवाया जा रहा हो तो खामोश रहा जाता है। एक और जो मामला है वो अडियाला जेल में हुआ है। इमरान खान की मुलाकात हुई है फवाद चौधरी के साथ। अब जो फवाद चौधरी है उसका जो रगड़ा है वो बहुत खूब लग रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब एक ज़माने में आपको याद है टीवी चैनल पे आके जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल किया करते थे, वो एक जो सियासतदान होता है, एक मंजा हुआ सियासतदान होता है, उसके शायान शान नहीं होती, क्योंकि जो सियासतदान होता है उसे पता होता है आज मैं हुकूमत पे हूं तो कल मैं अपोजिशन में होऊंगा, और जब मैं अपोजिशन में होऊंगा तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि दोबारा हुकूमत में आऊं। लेकिन तहरीक इंसाफ का मसला ये था, और जो तहरीक इंसाफ के वुजरा थे, शिबली फराज हो गया, फवाद चौधरी हो गया, फरूक हबीब हो गया, दीगर जो उस्मान डार टाइप के लोग, दीगर जो लोग थे, उनका जो मिजाज था वो ये था कि हम हुकूमत में हैं और हम ता क़यामत जो है वो हुकूमत में रहेंगे, क्योंकि जनरल फैज का सहारा था, जनरल बाजवा का सहारा था, वो एतमाद था। लेकिन ये जो फवाद चौधरी है, जिस तरह की फिरौन की कह लीजिए फिरौनियत इसकी जबान और इसके जुमलों में होती थी, आज ये उसको भुगत रहा है। किसी को खुश नहीं होना चाहिए, इससे इबरत लेनी चाहिए। अब फवाद चौधरी जो है उसको एक और मुकदमे में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने करप्शन के मुकदमे में हिरासत में ले लिया है। वो भी कट्टा खुल गया है, वो मुकदमा खुल गया है। इससे पहले मुख्तलिफ FIRs थी जिनमें जो फवाद चौधरी है उनको हिरासत में लिया गया था। फिर गुज़िश्ता दिनों जो जज साहब थे उन्होंने उनका जुडिशल रिमांड कर दिया था। फवाद चौधरी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, और फवाद चौधरी की वहां पर अडियाला जेल में मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। जब फवाद चौधरी और इमरान खान रूबरू आए, आमने सामने आए, तो इमरान खान के मुंह से बेसाख्ता निकला कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर लिया। उसकी वजह यह थी कि फवाद चौधरी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर, इमरान खान को छोड़कर, वो जो नारे लगाते थे लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, उन नारों को भी छोड़कर वो जो IPP थी, जहांगीर तरीन की पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें शामिल हो गए थे। तो इमरान खान को यह लग रहा था कि फवाद चौधरी की जान बख्शी हो गई होगी। फवाद चौधरी ने क्योंकि गद्दारी कर दी है, यूटर्न ले लिया है, जो कि कहता था वो इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगा, उसने इमरान खान को छोड़ दिया है। तो इमरान खान को यह लग रहा था फवाद चौधरी को देख के कि ये यहां क्यों आ गया और ये यहां कैसे आ गया, इसको क्यों हिरासत में ले लिया, इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो फवाद चौधरी साहब जो IPP में गए थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने वाले हैं 1999 में, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ को निकालने के बाद काफ लीग बनाई थी। फिर आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात से पहले कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको जीप का निशान दिया गया था। फिर 2024 के इंतखाबात हैं उससे पहले जो IPP है इस्तेहकाम पाकिस्तान वो बनाई गई है। तो वो जिनके इशारे पे फवाद चौधरी चलते थे, फवाद चौधरी उनसे दगा कर रहे थे, शायद उनकी मुखालिफ सिंध पर जा रहे थे, इसीलिए फवाद चौधरी का ये रगड़ा लग रहा है। और गुज़िश्ता दिनों तो फवाद चौधरी के जो भाई हैं फैसल चौधरी और उनकी जो बेगम है हिबा चौधरी, उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी खुलकर सामने आ गए। बाकायदा हिबा चौधरी ने तो फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी पे संगीन इल्जामात लगा दिए कि ये जो है फवाद चौधरी का केस खराब कर रहा है, या फिर जो फवाद चौधरी साहब है उनकी रिहाई जो है वो हो नहीं पा रही, या फिर उनके जो बच्चे और अहल खाना है उनकी मुलाकात में जो रुकावट है वो फैसल चौधरी है। इस तरह के इल्जामात फवाद चौधरी की बेगम ने, हिबा चौधरी ने लगाए थे फैसल चौधरी पे। अब मामला ये है कि जो फवाद चौधरी साहब है उनकी जो जेल है या फिर उन पर जो केसेस हैं, वो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जब तक वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाकर ये अहद नहीं कर लेते कि वो वहाँ पे जाएंगे और जो इमरान खान है उसको गालियाँ निकालेंगे, इमरान खान के जो हकाइक हैं वो बताएंगे। क्योंकि फवाद चौधरी जो है उसको पता है वो जो जेलम की नशिस्त है वो खुद तो नहीं जीत सकता, या तो उसे इस्टेब्लिशमेंट का सहारा चाहिए या फिर कोई ऐसी जमात चाहिए जिसका पहले से वोट बैंक हो, जिससे कुछ चंद वोट उसे मिल जाएं और वो सियासत में मुतारिक रहे। लेकिन जो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो आखिरी फवाद चौधरी का ऐलान होगा वो सियासत से लाताल्लुकी का होगा, क्योंकि फवाद चौधरी जो है बज़ाहिर ही नज़र आ रहा है कि अब सरवाइव नहीं करेगा सियासी तौर पे। एक और जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब एक बड़ा हुक्म आ गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब ये समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब बार बार इलेक्शन कमीशन से ये दरियाफ्त कर रहे थे कि वो शेड्यूल कहाँ है,
यानी वो शेड्यूल जिसमें इंतखाबात करवाने हैं, नॉमिनेशन पेपर आने हैं, रिटर्निंग अफसरान ने उनकी जांच करनी है, फिर एक फाइनल लिस्ट जारी होनी है, इंतखाबी निशान जारी होना है, फिर इलेक्शन मुहिम चलनी है, तो वो सारा जो प्लानिंग है वो कहाँ है, ये बार बार दरियाफ्त करते रहे थे चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने गैर मामूली तौर पे अपने हुक्म में ये लिखवाया कि जो शेड्यूल है इलेक्शन का, जो 54 दिन का शेड्यूल होता है कि 54 दिन में क्या क्या होना है, उसको आज ही रात जारी किया जाए। लिहाजा गुज़िश्ता रात सुप्रीम कोर्ट की समाअत होने के बाद वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है और उस शेड्यूल के मुताबिक ये जो सिलसिला शुरू होने वाला है इलेक्शन के जो कार्रवाई है या गहमा गहमी है उसका, ये 19 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उसको खदशा था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उसके जो मामलात हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाए। लिहाजा अब पब्लिक नोटिस जारी कर दिए जाएंगे रिटर्निंग अफसरान को 19 दिसंबर को। उसके बाद ये 10 मराइल हैं, उसमें ये सारे मामलात होंगे इलेक्शन तक। फिर जो है वो नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग होगी, ये होगी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक। फिर जो है वो नाम के जो पब्लिकेशन है, नॉमिनेशन जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने नाम जमा करवाए हैं, पेपर जमा करवाए हैं, उनकी जो लिस्टें होंगी वो दिसंबर 23 को जारी कर दी जाएंगी। फिर जो है वो लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, यानी उनकी जो जांच पड़ताल की जाएगी रिटर्निंग अफसरान की जानिब से, वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की जाएगी। उसके बाद जो आखिरी तारीख होगी कि उन नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज किया जाए, उनको जो है वो उस पर एतराज किया जाए, उसकी जो तारीख होगी वो 3 जनवरी होगी 2024। उसके बाद लास्ट डेट होगी एप्लीएंट ट्रिब्यूनल में जाने की, वो 10 जनवरी होगी। फिर जो है वो पब्लिकेशन ऑफ रेलेवेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 11 जनवरी को फहरिस्तें आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट्स पब्लिकेशन ऑफ जो है वो लिस्ट होगी, वो जो उसके बाद 12 जनवरी को। उसके बाद अलॉटमेंट सिंबल्स अलॉट हो जाएंगे 13 जनवरी को और फिर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। ये वो पूरा मरहला है जो आने वाले दिनों में होने वाला है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।